तो हमारे पास जो हम लास्ट लेक्चर जो हमने दिया है, लेट मी चेक रिकॉर्डिंग स्टार्ट। ओके, तो हमारे पास हमने जो लास्ट लेक्चर अभी स्टडी किया है उससे इससे पहले, तो उसमें हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स पढ़े। तो हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स 3 डिफरेंट कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स पढ़े हैं, जो जिनमें डी मॉसफेट, ई मॉसफेट और जंक्शन फीड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। तो हमने जो जो स्टडी किया है, और मैं थोड़ा सा प्रिसाइजली आप लोगों को बता दूं, तो हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के लिहाज से 3 ट्रांजिस्टर मीन जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में सेल्फ बायस को स्टडी किया, और आपके पास डी मॉसफेट में जीरो बायस को स्टडी किया, और जीरो बायस में सिर्फ और सिर्फ डी मॉसफेट बायस किया जा सकता है, उसकी चीज़ें आपको पता है। उसके अलावा हमने ई मॉसफेट को वोल्टेज डिवाइडर बायस में स्टडी की, वोल्टेज डिवाइडर बायस। और हमें ये चीज़ बता के चली कि जब भी कोई भी एम्पलीफायर होगा तो हम 3 क्वेश्चंस करेंगे, विच ट्रांजिस्टर मीन्स आइदर वो जेफेट है, डी मॉसफेट है या ई मॉसफेट है। दूसरा ये कि विच बाइसिंग, कि हमारे पास बाइसिंग कौन सी है, वो सेल्फ बाइसिंग में है, वो जीरो बाइस में है, वो वोल्टेज डिवाइडर बाइस में है, वो ड्रेन फीडबैक बाइस में है, वो कौन सी बाइसिंग में। और थर्ड हमारा क्वेश्चन होगा कि वो कौन सा एम्पलीफायर है, वाया कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, कॉमन गेट एम्पलीफायर है। तो ये हमने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स को स्टडी किया था। और अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर अगर आप इसे देख रहे हो, ये समहाउ आपने जो बीजेटी में स्टडी किया है लास्ट कोर्स में, तो उसमें ये कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर से रिजेंबल करता है। और हमने ये देखा है कि हमारे पास कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर ऐसा एम्पलीफायर है जिसमें कलेक्टर टर्मिनल कॉमन है। और कॉमन की डेफिनेशन क्या है कि हमारे पास उस टर्मिनल पर ना ही कोई आपके पास लोड रजिस्टर यूज किया जा रहा है, और ना ही हमारे पास वहाँ पर कोई इनपुट सोर्स यूज की जा रही है। तो ना ही इनपुट है और ना ही लोड है। तो जब ये दोनों चीजें नहीं है तो वो टर्मिनल कॉमन यूज हो रहा है। और आपके पास जो एम्पलीफायर है इसे हम कहते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर है, मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारे पास जंक्शन फील्ड सर इफेक्ट जेफेट है। बिल्कुल। तो हम जेफेट को स्टडी कर रहे हैं। तो जेफेट के लिहाज से अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी बाइसिंग है, सर सेल्फ। सेल्फ बाइसिंग। ठीक है। और थर्ड अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कौन सा एम्पलीफायर है, मीन ये कौन सा एम्पलीफायर परफॉर्म हो रहा है। तो क्योंकि ड्रेन टर्मिनल कॉमन है तो ये हमारे पास कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है। क्लियर। तो एक एक माइनर सी चीज है जो कि शायद आपको भी नजर आ रही हो, क्या ड्रेन रजिस्टर यहाँ पर ना हो उससे अफेक्ट पड़ेगा? मीन सेल्फ बाइसिंग पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन सिंपल सा ये है कि इसका मतलब है कि मैं कहीं पर इस बाइसिंग को तो यूज किया जा सकता है ना। जी, कोई फर्क पड़ेगा? मीन यहाँ पे देखें कोई आर डी रजिस्टर नहीं है। जी, सर कैसे मतलब? अब देखें नॉर्मली सेल्फ बायस को आपने जो स्टडी किया वहाँ वहाँ ये आर डी रजिस्टर होता है, ऐसे ही। तो आर यस डी सर। रजिस्टर अब नहीं है तो क्या सेल्फ बायसिंग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? मींस आप ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल सेचुरेशन रीजन में शिफ्ट हो जाएं या कट ऑफ में शिफ्ट हो जाएं, या इसकी वजह से गेन ही अचीव ना हो पाए। सर इससे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सर आरएस लगा हुआ है सर, जो रजिस्टर से जो बचेगा वो ड्रॉप आरएस पर रहेगा। जी हाँ। तो हमारे पास मींस हमें वीडीएस भी मिल रहा होगा और हमारे पास वीजीएस भी मिल रहा होगा जो कि माइनस में होगा, तो उससे कोई मेजर उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। तो इन और चीज़ों से सर मीन एक चीज़ आ सकती है सर। जी। सर वो जो वीएस है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब वो ज़्यादा कट ऑफ के पास जी जाएगा। जी, हो सकती है, वो बिल्कुल बढ़ सकती है। सर कट ऑफ के ज़्यादा पास जाएगा ये। जा सकता है, लेकिन अब वो डिपेंडेंट किस चीज़ पर है, वीडीडी पर। ये सर इसके साथ फिर ज़्यादा अच्छी बाइसिंग जो होगी वोल्टेज डिवाइडर रहेगी, क्योंकि उसमें पॉजिटिव एक आ जाएगी तो ये कम उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं डिफरेंस कर अब पाएगी। कुछ चीज़ें डिपेंडेंट है। अब वोल्टेज जितना वीडीडी कम हो जाएगा, अगर वीडीडी को आप कम कर देंगे तो उसकी वजह से सोर्स रजिस्टर पर वोल्टेज कम हो जाएगा।
तो फिर आप उतना यस मूव सर। कर सकते हैं, तो आप इस RS रजिस्टर के जरिए से चीज़ों में मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा ये है कि हमारे पास जब भी आप कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर कहते थे, उसे इमिटर फॉलोअर कहा जाता था, ऐसे ही उसमें इन फेज विद इनपुट वोल्टेज होता है, जैसे ही आपने इनपुट वोल्टेज प्रोवाइड किया होता है वैसे ही इनपुट वोल्टेज है। वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस, क्योंकि इनपुट अभी भी गेट पर ही प्रोवाइडेड है, और आपको पता है RGB बहुत ग्रेटर होता है, जो कि आपके पास नॉर्मली मेगा ओम्स में होता है, और आपके पास इसके साथ पैरेलल में जो गेट रेजिस्टेंस होगी वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि आपके पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो है वो रिवर्स बायस में वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें आ गई, इसीलिए इनपुट इम्पिडेंस आई है। लेकिन जब आप इस चीज को देखते हैं कि आपके पास जो वोल्टेज गेन है, जब आप आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज को देखते हैं, जिसकी पूरी डेरिवेशन सामने मेंशन है, क्योंकि अब जो गेन में आउटपुट वोल्टेज है वो कहाँ से ली जा रही है, वो इस आर सोर्स यानी VS वोल्टेज जो यहाँ पर आ रही होगी उसके अक्रॉस देख कर ली जा रही है, और उसकी तमाम डेरिवेशंस आपके सामने है, IDRS डिवाइडिंग बाय VGS प्लस IDRS और GMRS। इसमें ऊपर पे मैं बाद में आता हूँ, इस क्वेश्चन पर तो आप शायद मुत्तफिक होंगे, यस सर। क्योंकि जब भी RS वैल्यू बाईपास नहीं होती, कंप्लीटली बाईपास नहीं होती, ठीक है। कंप्लीट बाईपास क्यों होती थी, अगर मैं थोड़ा सा उस चीज को बताऊं, क्योंकि जब आप आर सोर्स रजिस्टर लगाते थे, उसके साथ पैरेलल में आप एक कैपेसिटर लगाते थे, वो कैपेसिटर जो है AC के लिहाज से शॉर्ट हो जाता था, तो शॉर्ट मीन जीरो रेजिस्टेंस, तो जीरो रेजिस्टेंस पैरेलल विद एनी रेजिस्टेंस विल बी इक्विवेलेंट टू जीरो रेजिस्टेंस, तो इस वजह से वो हमें एक शॉर्ट सर्किट बिल्कुल नजर आता था और आर सोर्स बिल्कुल ही निगलेक्ट हो जाता था। लेकिन अब जब हमारे पास कैपेसिटर शॉर्ट होगा, तो एक रेजिस्टर है लोड रेजिस्टर, जो कि पैरेलल में आ रहा है किसके साथ, सोर्स रेजिस्टर के साथ। तो इससे हमें ये समझ में आती है कि हमारा सोर्स रेजिस्टर जो है वो, एक तो ये चीज है कि दो चीजों में डिफरेंस कर लें, कि एक RS कैपिटल और एक RS स्मॉल। आल्दो हम बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि स्लाइड में उसको किसी तरह से शो किया जा सके। तो आपको ये पता है कि जब आप अभी इस RS की बात कर रहे हैं, एक जो मेजर डिफरेंस है, एक तो ये है कि क्योंकि कंप्लीटली बाईपास नहीं हो रहा, तो इस वजह से RS निगलेक्ट नहीं होगा, ठीक है, RS काउंट हो रहा होगा। और जब RS काउंट होता है तो हमें ये पता है कि गेन पे क्या फर्क पड़ता है, गेन के ऊपर फर्क ये पड़ता है कि डिवीजन में 1 प्लस GMRS आ जाता है। एक डिफरेंस ये चीज आई है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है कि अब ये RS सिंपल नहीं है, अब ये RS के साथ पैरेलल में एक और रजिस्टर है RL, जिसकी वजह से आपको कोई ना कोई वैल्यू मिल रही होगी। क्लियर। और जब आप इस चीज को गेन को कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा। ये ऐसा ही है, वोल्टेज गेन हमारे पास जैसे कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर में वोल्टेज गेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हमारे पास 1 आ रहा होता, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी तरह की तो काइंडली पूछ लें। ठीक है जी, तो हमारे पास गेन का फार्मूला है, मींस GMRS 1 डिवाइडिंग बाय 1 प्लस GMRS। और हमें ये पता है कि ये नीचे वाला पोर्शन किस वजह से है, ये इस वजह से है कि हमारे पास जब भी RS रजिस्टर कम्प्लीटली बाईपास नहीं होता तो वो यहाँ पे काउंट होता है। अब ये RS की वैल्यू क्या होगी, वो RS पैरेलल विद RL हो रहा होगा, ये हमारे पास वोल्टेज गेन में होगा। अब दूसरी चीज़ों पे बात कर लेते हैं। अगर हम फिर दोबारा से दो एनालिसिस होंगे, एक होगा हमारे पास DC एनालिसिस। तो हम पहले DC एनालिसिस को देख लेते हैं। तो ये कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, ये कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, तो ये जो मैं रेड ब्लॉक में शो कर रहा हूँ, हमारे पास सिर्फ ये एक सर्किट होगा, ठीक है। तो अब आपके पास जो सर्किट है वो आपके पास सेल्फ बायस है। तो फिर आपने सेल्फ बायस के लिहाज से 6 डिफरेंट वेज पढ़ी हैं कि आप किस किस तरह से सेल्फ बायस में ID और VGS कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर नहीं गिवन है तो फिर आपको एक फार्मूला जो आपको फाइनली बताया गया, 1 माइनस 2XY माइनस 1 अंडर द रूट 1 माइनस 4XY डिवाइडिंग बाय 2XY स्क्वायर, ठीक है। और VGS आपके पास माइनस IDRS, और X किस चीज की इक्विवेलेंट है जी, IDSS।
और y RS डिवाइडिंग बाय VGS ऑफ। ठीक है जी। तो हमारे 1 माइनस 2xy माइनस 1 माइनस अंडर रूट 4xy और 2xy स्क्वायर के जरिए से आ रहा होगा। और इसके अलावा आप VDS अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे वो भी आपके पास आ जाएंगी, और आपके पास VGS कैलकुलेट करना चाहेंगे वो भी आ जाएगा। आप IS कैलकुलेट करना चाहेंगे वो भी आ जाएगा आपके पास। IG कैलकुलेट करना चाहेंगे वो भी आ जाएगा आपके पास। तो ये तमाम चीज़ें, और जब आप AC एनालिसिस की तरफ जा रहे होंगे तो AC एनालिसिस में आप कैपेसिटर्स चार्ट होंगे, तो आपके पास एक इनपुट सिग्नल है Vin जो कि ग्राउंडेड है, और फिर वो RG रजिस्टर के साथ आ रहा है जो कि ग्राउंडेड है। फिर आपके पास अगर गेट रेजिस्टेंस है तो वो भी पैरेलल में आ रही होगी और वो ग्राउंडेड है। और फिर आपके पास एक और आपके पास ट्रांजिस्टर है, और ट्रांजिस्टर में आपके पास अब क्या होगा, अब ये दोनों चीज़ें पैरेलल में आ रही होंगी, RS पैरेलल विद RL। बाकी इन सबको ग्राउंड कर दें, और आपके पास यहाँ पे RD रजिस्टर जो भी आपके पास वर्चुअल ग्राउंड के तहत। ठीक है, तो ये आपके पास एक कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है जो कि समहाउ कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर की तरह से है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दो है, कि एक तो ये आपके पास इन फेज होगा। इसका मतलब ये कि अगर इनपुट सिग्नल आपने प्रोवाइड किया ऐसे, तो आपको आउटपुट सिग्नल भी ऐसा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास वोल्टेज गेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगा। तो फेज में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा और वोल्टेज के गेन में भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। इनपुट रेजिस्टेंस सेम एज कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको ये चीज़ बताई है कि आपके पास RG के साथ एक पैरेलल में रेजिस्टेंस आएगी। वो रेजिस्टेंस क्या होगी जी? आर इन गेट। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस इसमें होगी। कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर में इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगी? सर आर इन गेट पैरेलल विद आर इन। RG पैरेलल विद आर इन गेट। ठीक है, और आर इन गेट फिर आपको पता है कि आर इन गेट की वैल्यू आपने निकाली है जैसे VGS डिवाइडिंग बाय IGSS शायद। फिर भी कंफर्म कीजिएगा इसको। यस सर, VGS डिवाइड बाय IDSS IGSS। ठीक है, जिस तरह से शायद आर इन गेट। ठीक है जी, तो वो इसीलिए सिर्फ लिखा गया है कि सेम एज कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, जैसे कि आपके पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में है। अब हम नेक्स्ट ट्रांजिस्टर आपके पास दोबारा से कोई भी बाइसिंग है हमें देखना होगा कौन सी बाइसिंग है। सबसे पहले क्वेश्चन, कौन सी बाइसिंग है, कौन सा ट्रांजिस्टर है? सर ये जेफेट। एक्सीलेंट, ये हमारे पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। सर दूसरा ये है ये कि बाइसिंग कौन सी कॉमन है? कॉमन बेस एम्पलीफायर। बाइसिंग बाइसिंग। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन सेल्फ जेफेट बाइस हो है, गया, सेकंड ये हमारे पास सेल्फ बाइस है। क्योंकि आर सोर्स लगा हुआ है ना इसलिए। नहीं, सेल्फ बाइस का मतलब सिर्फ आरसोस से नहीं है। सेल्फ बायस का जो मेरे ख्याल से उसे नोट करना चाहिए, सेल्फ बायस का मतलब ये है कि आप माइनस में किसी तरह से वोल्टेज मेंटेन कर रहे हो, मींस गेट पर वोल्टेज जीरो। अब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा मेरा, हम आरजी क्यों यूज करते थे? सर वो ताकि जो हम इनपुट दें ना सर, वो उधर वो ना हो जाए, उसको पुल डाउन रेजिस्टेंस लगाते थे ताकि वो जीरो पे आ जाए ना, जी इनपुट जी जी जीरो के अक्रॉस वो कर सके, वाइब्रेट जी। कर सके। और उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 मेगा ओहम या उससे भी ग्रेटर क्यों रख रहे थे? सर क्योंकि हमारे पास जो जीफेट है उसके अंदर रिवर्स बाइसिंग हुई हुई होती है, तो उसकी हम्म रिवर्स बाइसिंग की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो हम्म। उससे 10 टाइम ग्रेटर रखनी होती है ताकि उसके ठीक। साथ शॉर्ट ना हो जाए। एक चीज ये है, दूसरा ये है कि हम आरजी रजिस्टर को इतना ज्यादा इसलिए रखते थे कि एक तो हमें दो रीजंस थे इसके। एक तो ये कि हमें यहाँ पर जीरो वोल्टेज मेंटेन करना होता था। ये कहाँ से आ रहा है जी? इस ग्राउंड के जरिए से आ रहा है। ठीक है जी, ये हमारा ये रिक्वायरमेंट हमारे पास किस चीज के लिए? ये हमारे पास डीसी एनालिसिस के लिए। और दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन है, दूसरा हमारे पास ये है कि हम जब एसी एनालिसिस करते हैं तो हम जब यहाँ पर एसी एनालिसिस के लिए एसी सोर्स को कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ, तो हम नहीं चाहते कि करंट सोर्स जो हमारे पास जो सोर्स का करंट है वो ये पाथ फॉलो करे और ट्रांजिस्टर की तरफ कोई करंट ही ना जाए।
तो हम क्या कहते हैं कि अगर वो बिल्कुल सिर्फ ये पाथ फॉलो करता रहेगा तो फिर एसी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। और अगर ये रेजिस्टेंस कम थी, लेट्स सपोज किलो ओम्स में थी, ओम्स में थी, और ये कम रेजिस्टेंस थी, तो हमेशा करंट इजीएस्ट पाथ को फॉलो करेगा, ट्रांजिस्टर को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांजिस्टर की इनपुट रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ग्रेटर है, सर क्योंकि वो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर रिवर्स बायस में। तो अब हमारे पास ये दो रीजन थे, डीसी एनालिसिस के लिहाज से भी, एसी एनालिसिस के लिहाज से भी। 0 वोल्ट मेंटेन करना संभव आसान है, जैसे कि वो देखो ग्राउंड को डायरेक्टली कनेक्ट करके कर दिए गए। तो जब आपने ग्राउंड को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो 0 वोल्ट मेंटेन हो रहा है। लेकिन अब हमने आरजी को 1 मेगा ओम या 10 मेगा ओम में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि हम अब यहाँ पर कोई इनपुट यूज नहीं कर रहे। हमें इस चीज का कोई खतरा नहीं है कि हमारे पास इनपुट वोल्टेज के तमाम करंट ग्राउंड की तरफ जा रहा हो, क्योंकि हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हम कौन सा एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं? कॉमन गेट एम्पलीफायर। ये सर लिखो जी। सर ये हम लोग करंट को देख क्यों रहे हैं सर? सर क्योंकि ये तो इसको तो वोल्टेज भी काफी है। हम्म। नहीं, सर ये तो अब जेफेट सर, इनको तो इनपुट करंट की जरूरत है ही नहीं सर, ये तो वोल्टेज पे चलते हैं। तो अगर हम लोग बिल्कुल। 1 किलो ओम में भी लगाएं तो वो पैरेलल में वोल्टेज तो दोनों को सेम मिलनी चाहिए, तो हाँ, वो चलना तो सेम चाहिए। अब यही चीज है। अब देखें, उस चीज को आप उस नजर से भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, तो आपके पास एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मीन्स जो आपकी सोर्स है कंप्लीटली वो उस चीज पर इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रही, वो सर्किट में आगे यूज ही नहीं हो पाएगी। एक तरह से यहाँ पे हमें ओपन मिल रहा होगा, क्योंकि ना ही कोई करंट आगे पास हो रहा है। तो जब कोई करंट पास आगे नहीं हो रहा होगा तो आगे इस जगह से जब कोई करंट नहीं जा रहा तो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पर कोई इफेक्ट नहीं आ सकेगा गेट टू सोर्स वोल्टेज का। वो किस सेंस में बात कर रहा हूँ? एसी एनालिसिस के लिहाज से बात कर रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें रेफरेंस तो मिल गया है, लेकिन हम इसके ऊपर स्विंग करवाना चाहते हैं गेट टू सोर्स वोल्टेज, कि वो कुछ इंक्रीज हो रहा हो और कुछ डिक्रीज हो रहा हो। उस इंक्रीज और डिक्रीज के लिए क्या जरूरी है कि हमारे पास वहां से जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये जो ट्रांजिस्टर है, इस पे करंट आए और इसकी रेजिस्टेंस, मींस इसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है और उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से जो वोल्टेज जनरेट होगा उसे हम गेट वोल्टेज कह रहे होंगे, या गेट टू सोर्स वोल्टेज कह रहे होंगे। और वो जो इस फॉर्म में, इस स्विंग की फॉर्म में हमें मिलेगा, जिसके रिस्पॉन्स में हमें आईडी करंट भी मिल रहा होगा और फिर हमें वीडीएस भी मिल रहा होगा। ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे पास ये सारा का सारा मीन्स ये एक इजीएस्ट पास होता और है, तो सर यहाँ से कोई करंट पास ही नहीं हो रहा। तो करंट जब कोई पास नहीं होगा तो आप ऑलवेज किस चीज पर आ रहे होंगे? आप ऑलवेज इस रेफरेंस पॉइंट पर होंगे। आप किसी स्विंग को जनरेट नहीं कर पा रहे होंगे जिसके लिहाज से आप गेन कर सकें या फर्दर उसको एम्पलीफाई कर सकें। सिंपल इज दैट। सर ये ओपन क्यों हो जाएगा सर? ओपन मीन्स देखें, आपके पास जब कोई भी करंट वहां से फ्लो ही नहीं कर रहा, जीरो करंट। पर सर ये तो जीरो पैरेलल करंट। कॉम्बिनेशन में है ना मैं आपको सर, बता रहा हूँ, बिल्कुल पैरेलल में। मैं इसीलिए तो कह रहा वोल्टेज हूँ तो कि दोनों को मिलनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास ये एक रेजिस्टर है, स्मॉल है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू। अब एक्चुअली वोल्टेज है कैसे? जब आपके पास यहाँ पे करंट आ रहा है तो यहाँ पे आपके पास के क्रॉस V इज इक्वल टू आई आर के तहत आपके पास यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है आपके पास। अब जब आपके पास तमाम का तमाम करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तो उस करंट और उस रेजिस्टेंस के लिहाज से यहाँ पर तो वोल्टेज आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब आपके पास कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रहा, मीन्स करंट इक्वल जीरो, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो यहाँ पर जो वोल्टेज आपके पास उस सेंस में आ रही होगी तो वो एक तरह से आपके पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, इसका मतलब है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है, ठीक है। तो अब सर जब जी। पर सर जब हम लोग ये देखते हैं कि जो एक रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप आ रहा है वी हम्म, इक्वल्स टू आई आर, सर यही ड्रॉप तो उसके अक्रॉस भी आएगा, भले करंट बहुत कम हो जाए क्योंकि हाई रेजिस्टेंस है। तो वी इक्वल्स टू आई आर से जो अगर वी सेम रहेगा तो करंट तो बहुत कम चाहिए होगा हमें। नहीं, तो आप देखें आपके इस सोर्स का इफेक्ट निगलेक्ट हो रहा है ना, ठीक है। अगर आप मेरे साथ नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं तो फिर मैं इसको और डिटेल में देख लेता हूँ, फिर आपको फर्दर डिटेल में सर इसको इसको समझा। लैब में प्रैक्टिकल कर लेंगे। जी जी, हाँ हाँ, प्रैक्टिकल कर लेंगे, या मैं इसको देख लूंगा और फर्दर आपको और डिटेल में इसको समझा दूंगा, ठीक है। हाल दो यहाँ पर एक स्टेटमेंट इसके लिहाज से शायद मैंने पहले डिस्कस भी की है कि आरजी के लिहाज से
ये वैसे इसका आंसर है। फर्दर मैं इसकी डिटेल में आपको और भी कर लेता हूँ, हम लैब में भी इसको देखेंगे। एंड इट्स लार्ज वैल्यू प्रिवेंट्स लोडिंग ऑफ द एसी सिग्नल सोर्स। ठीक है, और हम फर्दर इसको फिर आगे देख लेते हैं। जी, कॉमन ड्रेन एंड फिर हमारे पास हम बात कर रहे थे कॉमन गेट एम्पलीफायर। तो अब जो चीज मैं समझाना चाह रहा था वो ये था कि अब दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर आरजी को यूज करना यूजलेस है। आप एक एक्स्ट्रा सोर्स फजूल में यूज कर रहे होंगे, क्योंकि हम कोई इनपुट सोर्स वहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर इजीली 0 वोल्ट मेंटेन कर सकते हैं यूजिंग ग्राउंड। ये काम ऐसा ही है जैसे यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास आउटपुट नहीं कनेक्टेड था तो हमने आरडी रजिस्टर को यूज नहीं किया। तो आपको एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि जब हम कॉमन सोर्स कर रहे हैं तो तब हमें दोनों चीजों की जरूरत है, आरजी और आरडी दोनों की। लेकिन जब आप कॉमन ड्रेन यूज कर रहे हैं तो सिर्फ आरजी से काम चलाया जा सकता है, और अगर आप कॉमन गेट यूज कर रहे हैं तो आरडी से काम चलाया जा सकता है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये एम्पलीफायर कौन सा है, क्योंकि हमारे पास गेट टर्मिनल पर ना ही कोई इनपुट यूज हुई है और ना ही कोई आउटपुट यूज हुआ है, तो ये हमारे पास कॉमन गेट एम्पलीफायर है। ठीक है, और हमारे पास कॉमन गेट एम्पलीफायर के अगर आप देखें हैव लो इनपुट रेजिस्टेंस। समझ में आती है कि लो इनपुट रेजिस्टेंस क्यों है? क्योंकि आपके पास ड्रेन टू सोर्स रेजिस्टेंस चैनल पहले से डेवलप्ड होता है। ड्रेन टू सोर्स, अगर मैं इसे सोर्स लिखूं और इसे ड्रेन लिखूं, तो जब चैनल पहले से डेवलप होगा तो चैनल मींस रेजिस्टेंस कम है, और फिर रेजिस्टेंस के लिहाज से आप ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम गेन की तरफ। तो गेन जो है ना, हम जब उसकी कैलकुलेशंस की तरफ आएंगे, वी डी डिवाइडिंग बाय वी जी एस, आई डी आर डी डिवाइडिंग बाय वी जी एस, तो आपके पास एग्जैक्टली गेन का फार्मूला वही आ रहा है, जी एम आर डी। और आर डी आपके साथ आर डी पैरेलल विद आर एल आ रहा है। और आपको जो चीज़ देखनी होगी वो ये होगी कि आपके पास जो जो नेक्स्ट चीज़ों में आपको चीज़ क्लियर होती है कि आपके पास जो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है उसमें आपके पास वोल्टेज गेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 था, और कॉमन गेट एम्पलीफायर में आपके पास गेन आ रहा है। फर्दर आप इन चीज़ों के इफेक्ट देख सकते हैं, किन किन चीज़ों के, कि आर एस बाईपास नहीं हो रहा तो क्या इफेक्ट हो जाएगा उसका। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास फर्दर इनके ऊपर और फर्दर क्या क्या चीज़ है इनके ऊपर, आरडीएस का क्या इफेक्ट हो सकता है, और वेरिएबल आरडी का क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस लो बताई भी गई और उसे एक्सप्लेन भी किया गया है, तो वीजीएस डिवाइडिंग बाय जीएम वीजीएस, और आपके पास फाइनली 1/GM एक इनपुट सोर्स की रेजिस्टेंस बनती है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा जीएम बहुत ज्यादा कम होती है तो इसी लिहाज से आपकी इनपुट रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा कम होगी, नॉर्मली किलो ओम्स में होगी, जबकि वो बाकी आर इन गेट आपके पास मेगा ओम्स में होती है। जी, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें, क्योंकि आपके पास कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर एंड कॉमन गेट एम्पलीफायर हैं। आगे हम इसकी सर फिर एक एप्लीकेशन देखते हैं। सर ये इस कॉन्फ़िगरेशन में सर ये बात समझ नहीं, सर एम्पलीफाई होगा कैसे? एम्पलीफाई होगा कैसे? हम लोग गेट पे तो अप्लाई नहीं कर रहे, तो सर मतलब वो करंट पे तो नहीं, चेंज गेट आएगा पर नहीं अप्लाई इतना। नहीं, पर सोर्स पर तो अप्लाई कर रहे हैं। गेट टू सोर्स वोल्टेज तो होगा, ये वही चीज है ना। हाँ सर, सही सही है, सही सही। स्विंग तो जरूर मिलेगा। और कोई क्वेश्चन बाकियों का, अगर बाकी हमें किसी और को कोई क्वेश्चन हो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर या कॉमन गेट एम्पलीफायर से, जो कि हम जो जेफेट एम्पलीफायर्स के जरिए से देख रहे हैं। ओके, तो हम अब एक नेक्स्ट कॉमन गेट एम्पलीफायर की तरफ आ जाते हैं, कॉमन गेट एम्पलीफायर की एक एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है, ये एप्लीकेशन क्या है? ये हमारे पास एक केस कोड एम्पलीफायर है। केस के एम्पलीफायर क्या है? एक ऐसा एम्पलीफायर चाहिए जिसकी इनपुट रेजिस्टेंस ज्यादा हो। अच्छा, मैं अब आपसे क्वेश्चन करता हूँ, आपने 3 तरह के एम्पलीफायर्स पढ़े हैं, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन कॉमन गेट और कॉमन। ड्रेन एम्पलीफायर एंड कॉमन गेट एम्पलीफायर। तो हम पहली चीज पर आ जाते हैं, हाई इनपुट रेजिस्टेंस तीनों में है। सर जी, कॉमन इनपुट गेट में हाई इनपुट रेजिस्टेंस होती है। कॉमन गेट में इनपुट हाई रेजिस्टेंस हाई है। सॉरी सॉरी सर, कॉमन जिसमें सर लिखा इनपुट हुआ हमने इस है गेट पर। लो इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉमन ड्रेन और कॉमन सोर्स में सर जी, हाई इनपुट हमारे रेजिस्टेंस है। पास क्योंकि हम दोनों कॉमन सोर्स और कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर में इनपुट प्रोवाइड करते हैं गेट पर, गेट पर सर इसलिए हाई इनपुट रेजिस्टेंस और होती गेट की रेजिस्टेंस हाई है। तो हमारे पास जब हम हाई इनपुट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में भी है, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर में है, कॉमन गेट एम्पलीफायर में कम है। है, लो है। अब जब हम हाई गेन की बात करते हैं
हाई गेन मीन्स हम हाई वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जब हाई गेन की बात कर रहे हैं तो हाई वोल्टेज गेन, तो आपको पता होगा कि आपके पास जो कॉमन कॉमन सोर्स सोर्स एम्पलीफायर है उसमें गेन ज्यादा है, कॉमन गेट एम्पलीफायर में भी ज्यादा है, जबकि कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर में वो नियरली इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज नजर आई, एक मिक्सचर सी चीजें हो रही हैं, ठीक है। हमें हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ चीजें हमारे पास सामने आ रही हैं। अब हम देखेंगे कि एंड एन एक्सीलेंट हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, और हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस वो डिपेंडेंसी है वो चीज़ों के ऊपर कि किस तरह से हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्सेज आ रहे होंगे, वो हम उन चीज़ों को फर्दर डिस्कस भी कर लेंगे, क्योंकि स्विचिंग स्पीड फास्ट है, वो चीज़ें हो सकती हैं। आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास यूज फॉर आर एफ एप्लीकेशन एज रिड्यूस द कैपेसिटिव इफेक्ट, ठीक है। हम तो हमारे पास जो आर एफ एप्लीकेशन है, आर एफ मीन्स रेडियो फ्रिक्वेंसी की रेडियो एप्लीकेशन, फ्रिक्वेंसी। मीन्स ऐसी एप्लीकेशन जिसमें बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसीज यूज हो रही हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक्चुअली केस कोड एम्पलीफायर है कैसे, ठीक है। तो हमारे पास इनपुट स्टेज है, दो स्टेजेस है। एक स्टेज है इनपुट स्टेज, जिसमें हमने कौन सा एम्पलीफायर यूज किया, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। इसका मतलब है कि मैं इसको थोड़ा सा अगर क्लियर कर दूं, सर इनपुट और इमिटर पे आउटपुट, हम कहते कलेक्टर हैं पे कि ये हमारे पास इनपुट है, तो इनपुट में हमारा एक ब्लॉक है, वो ब्लॉक है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, ठीक है। अब कॉमन सोर्स एम्पलीफायर हाई इनपुट इम्पीडेंस है, हमें पता है जी क्यों इनपुट इम्पीडेंस हाई है, क्योंकि इनपुट आपके पास गेट पर प्रोवाइड इट होता पर है। है, और हम ना देखते हैं सोर्स ग्राउंड है, और हमारे पास लोड जो है वो ड्रेन पर कनेक्टेड होगा, आरडी पर, ड्रेन पर। अच्छा जी, बट लो ड्रेन रेजिस्टेंस, ठीक है। हमारे पास जो इनपुट स्टेज है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की, बट लो ड्रेन रेजिस्टेंस, लेकिन उसकी ड्रेन रेजिस्टेंस लो है। तो हमारे पास अब फर्दर हमारे पास क्या है कि लो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन गेट विच रिड्यूसेस द गेन, एज अ रिजल्ट इफेक्ट ऑफ इंटरनल कैपेसिटर ऑन हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस इज वेरी स्मॉल। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया आपको इनपुट स्टेज के लिहाज से, कि हमारे पास इनपुट स्टेज क्या हो रही होगी, ठीक है। तो इनपुट ये आगे सर्किट आता है तो शायद और ज्यादा आपको बेहतर क्लियर चीजें समझ में आ रही हो। तो आपके पास एक दो स्टेजेस हैं, एक इनपुट स्टेज है और एक आउटपुट, ये जिसे हम लोड स्टेज कहते हैं। ये थोड़ा सा उसी चीज तरह से है जैसे आपको अगर डार्लिंगटन पेयर याद हो। डार्लिंगटन पेयर में हमने क्या काम किया था, स्मॉल लोड को सपोर्ट हाँ, किया था। बहुत स्मॉल लोड को। तो यहाँ पर भी यही चीज हो रही होगी कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास स्मॉल लोड है, उसी को यूज करना है, लेकिन स्मॉल लोड को यूज करने के लिए आपने क्या कर दिया था, आपने डार्लिंगटन पेयर बना लिया था। लेकिन अगर इस लोड को आप डायरेक्टली अपने कॉमन सोर्स एम्पलीफायर से कनेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, गेन बहुत ज्यादा फिर गेन रिड्यूस हो कम हो जाएगा, जाता है। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, हमें बेसिकली काम क्या करना होता है, हमें इस चीज को इम्प्लीमेंट करना होता है, आर डी पैरेलल विद आर एल, और इसमें कितनी डिफरेंस रखना होता है, एटलीस्ट 10 टाइम्स का। 10 टाइम्स। क्योंकि उन चीज़ों में फिर हम देखते हैं कि अगर हम आर डी को बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दें या आर एल को बहुत ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दें, तो उससे क्या, क्योंकि अब लोड स्मॉल है, लेकिन हमारे पास अगर लोड स्मॉल होगा तो हमें आर डी को भी फर्दर 10 टाइम्स स्मॉल करना पड़ेगा। अगर आप आर डी को इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास गेन फर्दर इस्तेमाल हो जाएगा, तो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। तो आप उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कि गेन वही रहे, तो आप क्या करते हो, लोड रजिस्टर को तो बढ़ा नहीं सकते, तो आप दरमियान में एक और स्टेज लगा देते हो। और वो कौन सी स्टेज है, लेट्स सपोज वो कॉमन गेट एम्पलीफायर है, ठीक है। कॉमन गेट एम्पलीफायर और उसकी पूरी जितनी भी आपके पास सर्किटरी आ रही है, उसके लिहाज से फिर आप फाइनली लोड रजिस्टर को कनेक्ट करते हो, ताकि आपके पास किस चीज़ों में हो, ताकि वही स्मॉल लोड यूज हो सके, इसकी वजह से वही गेन अचीव हो सके, और फिर आपके पास वो गेन मेंटेन रहे और आपको हाई गेन भी मिल रहा हो और आपको तमाम चीज़ें भी मिल रही। तो थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू इसलिए बताया कि अगर आप वर्डिंग्स में कहीं कंफ्यूज ना हो रहे, ठीक है। तो आपके पास ये देखिए इनपुट स्टेज है और एक आउटपुट स्टेज है। तो आउटपुट स्टेज में आपके पास कॉमन गेट एम्पलीफायर है, और इनपुट स्टेज में आपके पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के पास आपके पास लो ड्रेन रेजिस्टेंस होती है। ड्रेन रेजिस्टेंस क्यों लो है, क्योंकि लो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन गेट है, जिसकी वजह से गेट ड्रेन रेजिस्टेंस की वजह से आपके पास गेन रिड्यूस हो रहा होगा, और उसकी वजह से इंटरनल कैपेसिटेंस ऑन हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इज वेरी स्मॉल।
तो हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पर जो इंटरनल कैपेसिटेंस का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। आल्दो हमने अभी तक इन चीज़ों को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं देखा है, इनपुट इंटरनल कैपेसिटेंस को, इन चीज़ों को हम देख रहे होंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि इनपुट एंड आउटपुट स्टेजेस आर इन सीरीज। सीरीज में क्यों यूज़ करते हैं? ताकि इसकी वजह से गेन आ रहा हो और फिर वो लोड रजिस्टर उसकी उसी में काउंट हो रहा हो, उसके साथ सीरीज में यूज़ हो रहा हो, ठीक है। आगे इसकी सर्किट डायग्राम पर आ जाते हैं। ये एक सर्किट डायग्राम है जी। अगर हमने बात की थी ये कौन सी एप्लीकेशंस पे यूज़ होगा? सर आरएफ एप्लीकेशंस। आरएफ एप्लीकेशन। और जब भी हम आरएफ एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो उसमें इंडक्टर्स और कैपेसिटेंस बहुत रोल प्ले करते हैं। इंडक्टर इधर क्यों लगाया सर? इंडक्टर ही असल में वो जो आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो क्रिएट करने के लिए होता है ना, आपके पास एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हमने मैच करना होता है। फिर उसके लिहाज से जो आपके पास आरएफ या रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए आपको हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए एलसी ऑसिलेटर्स बनाने पड़ते हैं। सर वो तो एंटीना के साथ लगते हैं। हाँ तो ये भी तो है ना। तो एंटीनाज एक एक ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन एलसी ऑसिलेटर इज इटसेल्फ, अगर आपने ऑसिलेटर को स्टडी किया, ऑसिलेटर हमें क्या चाहिए? हमें ऑसिलेशंस चाहिए। एक ये यस ऑसिलेशन, सर, एलसी ऑक्सीलेटर एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट एक करते हैं। सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का मतलब यही है कि मुझे जब आ रहा है फ्रीक्वेंसी एक नॉर्मल मींस हर्ट्ज में नहीं, मुझे किलो हर्ट्ज में एक फ्रीक्वेंसी चाहिए रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, तो वो चीज़ मैनेज कैसे होगी? वो एलसी ऑसिलेटर्स के जरिए से, ठीक है। तो अब यस सर। हम जो देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हमारे पास। अब अच्छा, सर मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन ये करता हूँ, सबसे पहले पहले इस सेक्शन को देखते हैं, कौन सा ट्रांजिस्टर है जी? ये जेफेट है सर। ठीक है, हम इसको देख लेते हैं, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? ये भी जेफेट है। और हम एक और चीज देख लेते हैं कि हमारे पास बायसिंग कौन सी है। सर एक जगह वोल्टेज डिवाइडर है, इधर सर सिर्फ बाइस है। यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर कनेक्टेड है R3 इस कॉमन सोर्स के साथ। तो इसका मतलब है कॉमन सोर्स जो हमारे पास है ये सेल्फ बायस है, और ये हमारे पास जो एम्पलीफायर है जिसे हम कॉमन गेट एम्पलीफायर कह रहे हैं। कौन सा एम्पलीफायर है? सर ये कॉमन, वोल्टेज डिवाइडर। ये वोल्टेज डिवाइडर बायस, ठीक है। तो सबसे पहली चीजें ये हैं कि आपको ये पता चला कि ये कॉमन गेट एम्पलीफायर है जो कि हमारे पास ये ऑरेंज सेक्शन में है। ग्रीन सेक्शन में हमारे पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर यूजुअली बहुत ज्यादा हाई गेन प्रोवाइड कर रहा होगा, लेकिन उसकी क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस कम है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस पर अगर आप डायरेक्टली लोड को कनेक्ट करेंगे तो आपका गेन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो अब गेन बहुत ज्यादा कम होने की वजह से हमने क्या किया, इसकी आउटपुट स्टेज में थोड़ा सा मिक्सचर इसलिए हो रहा है कि आप एक काम ये कर सकते हैं कि इस कनेक्शन को खत्म कर देते हैं और इस कनेक्शन को यहाँ कनेक्ट कर देती है। कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। ठीक है, ताकि आसानी हो जाए। ये वायर को ख़त्म कर देते हैं और इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, इरेज ऑल लिंक्स। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ये वायर है ये असल में यहाँ से हटकर हम इसे यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये यहाँ से होते हुए ग्राउंड से ही कनेक्टेड है। तो क्योंकि ये हमारे दो एम्पलीफायर के दरमियान में एक मिक्सचर क्रिएट कर रही है, तो हम इसे यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। तो अब आप देख लें आपके सर पास ये इनपुट जी। कैपेसिटर क्यों लगाया सर इधर? कहाँ पे? सर गेट पर, ये गेट वाले में, कॉमन गेट वाले में। ये ना भी लगाएं तो इससे फर्क नहीं होगा। नॉर्मली ये कैपेसिटर नॉइज के लिए हो सकता है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसीज पे यूज करते हैं तो ये कैपेसिटर नॉइज वगैरह को रिड्यूस करने के लिए यूज हो सकता है, कि गेट पर कोई एक्स्ट्रा नॉइज वगैरह ना हो रही है, सर ठीक है। कि मीन्स यहाँ से कोई एक्स्ट्रा इंटरप्शन ना आ रही हो एसी के लिहाज से या डीसी के लिहाज से। तो अच्छा, अब हमारे पास होपफुली आपको एक सर्किट थोड़ा सा सिंपल नजर आ रहा होगा। अब ये जो इनपुट है ये डायरेक्टली इनपुट प्रोवाइड हो रही है कहाँ पर जी? गेट पर, ठीक है। और इसके बाद आपके पास यस सर। फाइनली आपको आउटपुट मिलेगी, जो कि आउटपुट होगी इन टर्म्स ऑफ गेन। और आप लोड कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट से, जो कि ड्रेन टर्मिनल है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। तो आपने ड्रेन की बजाय क्या किया है कि आपने पूरा एक कॉमन गेट एम्पलीफायर डिजाइन कर दिया। और कॉमन गेट एम्पलीफायर में एक और चीज है, क्योंकि हम आरएफ एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं तो हमने एक इंडक्टर यूज कर दी। तो अब रेजिस्टेंस डायरेक्टली रेजिस्टेंस नहीं है, अब हमारे पास इम्पिडेंस है, ठीक है। वो है हमारे पास एक्सएल, ठीक है।
तो हमारे पास जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की तरफ से एक गेन होगा और कॉमन गेट एम्पलीफायर की तरफ से भी एक गेन होगा। जब आप इनको फर्दर इनके सोल्यूशन कर रहे होंगे तो आपके पास एक फाइनल सोल्यूशन आएगा जो कि होगा जीएम कॉमन गेट एम्पलीफायर मल्टीप्लाई बाय एक्सएल। इसके मतलब है गेन अब किस चीज पे डिपेंडेंट होगा, आरडी पर डिपेंडेंट नहीं होगा, किस चीज पे डिपेंडेंट होगा, एक्सएल पर, मींस लोड रेजिस्टर की इंपेडेंस के ऊपर। ठीक है, यस सर। तो आपने आपने इनपुट स्टेज इसके जरिए से बनाई है और लोड स्टेज उसके जरिए से बनाया है जो कि आरएफ एप्लीकेशंस में यूज हो सकता है। तो इसका मतलब है कि अब एक ऐसा गेन मौजूद है जो कि रेजिस्टेंस नहीं है, एक इंपेडेंस पे डिपेंडेंट है, और अगर आप फर्दर चले जाएं तो किसी इंडक्टर की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। यस तो वो सर। किसी फ्रीक्वेंसीज की भी डिपेंडेंसी आ गई है और इंडक्टर की भी डिपेंडेंसी आ गई है और इस इम्पीडेंस की भी डिपेंडेंसी आ गई। तो गेन तो आपको मिल रहा होगा, आपको आरएफ एप्लीकेशंस भी मिल रही होंगी, और आपको आरडी रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस कम थी तो वो फर्दर इंक्रीज होते हुए भी रेजिस्टेंस आपको मिल रही होगी और वो चीज़ें भी होगी, और आपको इनपुट रेजिस्टेंस भी ग्रेटर मिल जाएगी। क्यों इनपुट रेजिस्टेंस ग्रेटर है? क्योंकि इनपुट स्टेज ये है, ये ग्रीन हमारे पास इनपुट स्टेज है, और इनपुट स्टेज में ही इनपुट यहाँ से प्रोवाइड हो रही है, तो R3 पैरेलल आता है आपके पास, यहाँ पर एक आर इन गेट रेजिस्टेंस होगा, तो R3 पैरेलल विद आर इन गेट, और आर इन गेट की आपको फर्दर इक्वेशन मौजूद है। तो ये एक एप्लीकेशन है, आल्दो क्योंकि कॉमन वो आप लोगों ने डार्लिंगटन पेयर पढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि आप लोगों से ये केस कोड एम्पलीफायर की एप्लीकेशन भी शेयर की जाए कि ये समहाउ उसी तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें एक और चीज की जा सकती है, इसमें एक और चीज क्या की जा सकती है, लेट सपोज मैं आरएफ एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आरएफ एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर दूंगा, इधर एक रजिस्टर लगा देता हूँ, और उसकी उसका नाम क्या होगा, आरडी, और यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, आरडी हो जाएगा सर। ठीक है जी। तो ये फर्दर इसकी डेरिवेशंस हैं, लेकिन आपको क्या फर्दर पता है कि एक गेन कॉमन सोर्स एम्पलीफायर प्रोवाइड कर रहा होगा, एक गेन कॉमन गेट एम्पलीफायर प्रोवाइड कर रहा होगा। तो आप इन दोनों गेन्स को जब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, इनकी जो जो फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज को यूज करते हुए आपके पास फाइनली जी एम सी जी आर डी ये आपके पास गेन के फार्मूला आ रहा है। ठीक है जी, यस सर। तो होपफुली आपको ये एक एप्लीकेशन है जो कि क्लियर हुई होगी। ठीक है, ये एक कंप्लीट समरी है जो कि आपको एम्पलीफायर्स में तमाम एम्पलीफायर्स के लिहाज से पता होनी चाहिए। फॉर कॉमन गेट एम्पलीफायर नॉर्मली आपको बहुत सारी बातें याद नहीं रहती, लेकिन आपको अगर ये चीज़ याद है तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे एक लो वोल्टेज गेन चाहिए, ठीक है, और मुझे लो करंट गेन चाहिए, लेकिन मुझे हाई इनपुट इम्पिडेंस भी चाहिए, हाई आउटपुट इम्पिडेंस भी चाहिए, और मुझे फेज इन्वर्जन भी नहीं चाहिए। जो मैंने पीछे केस कोड एम्पलीफायर बताया वो इस वजह से बताया कि अगर आपको ये एक टेबल है जो कि तमाम की चीज़ों की समरी है, तो आपको क्या चीज़ समझ में आती है कि अगर आपको एक ऐसा एम्पलीफायर कोई डिज़ाइन करने को कहता है, उन्होंने अपनी करेक्टरिस्टिक्स बता दी, लो वोल्टेज गेन, लो करंट गेन, हाई इनपुट रेजिस्टेंस, हाई आउटपुट रेजिस्टेंस, लेकिन फेज इन्वर्जन नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर रहे होंगे, इसके लिहाज से आप एक सीरीज में केस कोडेड एम्पलीफायर बना रहे होंगे। केस कोडेड मीन वो सीरीज में एम्पलीफायर होगा, और वो कैसे होगा, आपको देखना होगा कि आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस आपको जब हाई चाहिए तो इनपुट स्टेज पे कौन सा एम्पलीफायर यूज करेंगे जी, हमें इनपुट रेजिस्टेंस हाई चाहिए, तो हम आई के लिए कौन सा एम्पलीफायर यूज कर रहे होंगे, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, गेट वाला सर। कॉमन ड्रेन, वही सर जिसपे इनपुट गेट पर मिलेगा हमें। इनपुट रेजिस्टेंस हाई जी। और दूसरी चीज आपको आउटपुट रेजिस्टेंस हाई चाहिए, तो आउटपुट स्टेज कौन सी होगी, आउटपुट स्टेज हाई हमारे पास यहाँ पे मिल रही है, और ये कौन सी है, कॉमन गेट एम्पलीफायर, तो आप यहाँ पर कॉमन गेट एम्पलीफायर लगा दो। मींस ये एक सीरीज में एक केस कोडेड एम्पलीफायर बन जाएगा, जिस जो किस तरह की एप्लीकेशन पे होगा, एक ऐसे एप्लीकेशन पे होगा जो आपको लो वोल्टेज गेन प्रोवाइड करेगा, लो करंट गेन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इसी तरह से आपको हाई इनपुट इम्पीडेंस और इस तरह हाई आउटपुट इम्पीडेंस, और फेज इन्वर्जन भी नहीं होगी।
ठीक है जी। तो ये एक समरी टेबल है, काइंडली इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में वो कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक टेबल है जो कि आपको बता सकता है कि अगर आपको ऐसी एप्लीकेशन बताई गई, लेट्स सपोज लो वोल्टेज गेन चाहिए, हाई करंट गेन चाहिए, आपको फेज इन्वर्जन नहीं चाहिए, आपको हाई इनपुट इम्पीडेंस चाहिए, लो आउटपुट इम्पीडेंस चाहिए, तो जब एक चीज़ पूरे एक ही उसमें कवर अप हो रही होगी तो फिर आपको केस कोडेड एम्पलीफायर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको कोई अगर इस तरह की चीज़ बनानी हो कि नहीं मुझे पावर गेन लो चाहिए, ठीक है, या लेट्स सपोज मुझे पावर गेन की बात हम नहीं करते, हम कहते हैं हमें फेज इन्वर्जन चाहिए, तो अब आपको क्या करना होगा, कॉमन ड्रेन के जरिए से ये तमाम चीज़ें लेनी होगी और फेज इन्वर्जन आपको कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के जरिए से करना होगा। तो ये देख लें पूरी की पूरी करेक्टरिस्टिक्स का एक समरी है कि वोल्टेज गेन कॉमन गेट में हाई है, कॉमन सोर्स में मीडियम है और कॉमन ड्रेन में हमारे पास लो है। करंट गेन लो, हाई एंड मीडियम्स। पावर गेन उसी की डिपेंडेंसी पर है। इनपुट इम्पिडेंस, आपके इनपुट रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस के लिए कॉमन गेट में लो होती है, आउटपुट रेजिस्टेंस हमारे पास कॉमन ड्रेन में लो होती है, ठीक है। तो फाइनली हमने इनपुट और आउटपुट फेज रिलेशनशिप देखे हैं, तो इसमें फेज इन्वर्जन नहीं होंगी और इसमें फेज इन्वर्जन। जी क्लियर है ये? यस सर। तो हमारे पास जो एम्पलीफायर्स हैं, जो कि हमारे पास कॉमन ड्रेन या कॉमन गेट एम्पलीफायर्स हैं, क्योंकि हमने जेफेट को पढ़ा है, सेम यही प्रोसेस आपके पास डी मॉसफेट और ई मॉसफेट के लिहाज से हो जाएगा। डिफरेंस सिर्फ क्या होगा, कोई बता सकता है डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस किस सिर्फ चीज का? मींस हम कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर जेफेट से पढ़ा है, अगर मैं जेफेट की बजाय ये एक ट्रांजिस्टर लगा देता हूँ, गेट लगा देता हूँ, तो डिफरेंस ये होगा कि हमें यहाँ पर हम इसकी बाइसिंग चेंज कर देंगे। बाइसिंग में हम क्या मेंटेन कर देंगे, जीरो बाइस, ठीक है। और जीरो बाइस के आपको फार्मूलाज पता है, जीरो बाइस के जरिए से आपका क्यू पॉइंट वगैरह सारी चीजें उससे सेट हो रही होंगी, बाकी एसी एनालिसिस यही रहेगा। और नेक्स्ट अगर हम कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की बात करें, तो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर या हम ई मॉसफेट की लेट्स सपोज बात करें, हम दरम्यान से चैनल को ब्रेक करते हैं और इसे ई मॉसफेट बना देते हैं, तो ई मॉसफेट में आपके पास ये इससे काम नहीं हो रहा होगा, आपको वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज कर रहे होंगे, सर तो सिर्फ बाइसिंग चेंज हो रही होगी और बाकी एसी एनालिसिस सेम होगी। जी ये जो डी डी मॉसफेट का कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर जो आपने बनाया है सर, आरएस को हटा के इधर से मतलब ये वायर हटा देनी, कैपेसिटर डायरेक्ट लगा होगा उसके साथ, आउटपुट के साथ। जी बताएं। सर अभी आपने जो बताया डी मॉसफेट का कॉमन जी कॉमन ड्रेन का, जी जी सर बोलें। आरएस आपने, लेट्स यस सपोज सर, अब यहाँ पे वो कनेक्टेड, आरएस ये तो इनपुट कनेक्टेड है, आप कह रहे हैं आरएस को खत्म कर देते आपने बोला ना कि आरएस हटा देंगे, तो सर ये जो कैपेसिटर है तो ये कनेक्ट होगा सोर्स से और लोड से, मतलब बीच में कुछ और नहीं होएगा। हैं। जी जी जी। तो सर इस पे डीसी एनालिसिस तो नहीं हो सकेगा, क्योंकि कैपेसिटर है वो तो कट ऑफ हो, सारा बंद हो जाएगा। मीन्स अगर आप देखते हैं कि आपके पास वो सारी चीजें अफेक्ट नहीं हो सकती, तो फिर आप इसके ऊपर लेट्स सपोज आप जीरो बाइस यूज ना करें। अब वो चीज अफेक्ट करे तो आप क्या कर सकते हैं, आप वोल्टेज डिवाइडर बाइस यूज कर सकते हैं, आप इसमें सेल्फ बाइस यूज कर सकते हैं। मीन्स हमें देखना, अगर आप जैसे आप कह रहे हैं ना, क्योंकि डेफिनेटली जब यहाँ से ये चीज शॉर्ट हो जाएगी तो आर लोड बिल्कुल ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो आर लोड जब हमारे पास ओपन ओपन जी भी करते हैं तो डीसी एनालिसिस नहीं हो सकता। जी, क्योंकि वो हमारे पास बिल्कुल शॉर्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो फिर हम सेल्फ बाइस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वोल्टेज डिवाइडर बाइस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा था कि यहाँ पे आपके पास आपकी बाइसिंग्स चेंज हो जाएंगी या ट्रांजिस्टर चेंज होगा, इनपुट और आउटपुट स्टेज सेम रहेगी और उसी तरह से आपकी गेन की स्टेजेस भी सेम रहेंगी, ठीक है। यस सर, यस सर। तो इसी तरह से हमारे पास जो कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर होगा उसमें भी हमारे पास डी मॉसफेट या ई मॉसफेट, सिर्फ ये ट्रांजिस्टर चेंज होगा और इसके लिहाज से इसकी बाइसिंग चेंज होगी, बाकी तमाम की चीज़ें हमारे पास चेंज सेम हो रही है। सॉरी ये कॉमन ड्रेन ही है, कॉमन गेट ही है, ठीक है। तो होपफुली आपको यहाँ पर तीन तरह के एम्पलीफायर हैं जो कि हमने स्टडी की, ठीक है। तो उन सबको हमने देखा है, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर, कॉमन गेट एम्पलीफायर एंड कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, ये जो कि हमारे पास आज के लेक्चर्स थे। इसके बाद अब जो हमारे पास मेन चीज़ जो स्टार्ट होने वाली है